जो लोग कहते हैं मैं 3 पीढ़ियों से यहाँ बैठा हूँ, मेरे दादाजी थे, मेरे पिताजी थे, मैंने 25 साल अभी तो चोरी कैसे होगी, तो ये उनका भ्रम होता है। ऐसे कोई नहीं, उनके आंखों के नीचे से चोरियां होती रहती है, उनके आंखों के नीचे से लॉसेस होते रहते हैं और इनको पता भी नहीं रहता। सुनो सेठ जी, दुकान में दो तरह की कैश होती है। एक होती है करेंसी नोट्स और दूसरा होता है स्टॉक। स्टॉक के रूप में जो कैश होती है उसे कैसे संभाला जाए, ये कई बार दुकानदार भाइयों के समझ में नहीं आता है। लेकिन इसे कैसे गिने और कैसे समझे कि कितना कम है, कहाँ से लीक हो रहा है स्टॉक, हमारा कितना कैपिटल अटका है स्टॉक में, ये समझ में नहीं आता। और अगर इसकी जांच पड़ताल करनी भी है तो करेगा कौन, और जो ये जांच करेगा उस पर भरोसा कैसे किया जाए। दुकानदार भाइयों की इस दुविधा का जवाब है स्टॉक टैली। हाँ, स्टॉक टैली। वो स्टॉक गिनते हैं, दुकान हो, फैक्ट्री हो या गोडाउन हो, किसी भी चीज की। तो स्टॉक टैली वाले वहां जाकर फटाफट बस आपका स्टॉक गिनते हैं। तो सुनो सेठ जी के इस एपिसोड में आज पता करते हैं स्टॉक क्यों गिनना है और कैसे गिनना है, क्योंकि गिनो तो जानो। और आज हमें इसके बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ शामिल हुए हैं श्रीनिवास कुलकर्णी जी। श्रीनिवास जी, आपका स्वागत है इस एपिसोड में सुनो सेठ जी के। नमस्कार। 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 धन्यवाद। और हमारे हमारे साथ हमारे होस्ट और दोस्त हैं नचिकेत जी। हेलो विदुला मैडम। हेलो श्रीनिवास सर। हेलो नचिकेत। तो श्रीनिवास जी, पहले हमें ये तो बताइए कि ये स्टॉक टैली है क्या, मतलब आप सही में करते क्या हैं? विदुला जी, आपने जो प्रास्ताविक किया उसमें आपने मेरे मुंह की बात छीन ली, ऐसा मैं कह सकता हूँ, क्योंकि आपने कहा कि हर दुकान में 2 तरह की कैश होती है। जी। मुझे ये वाक्य सुनकर इतनी खुशी हुई कि हम बीते 7 सालों से यही कहते आ रहे हैं, हमारे सभी दुकानदार भाइयों को बहनों को यही कहते आए कि यूर स्टॉक इज यूर कैश, और यही बताने की कोशिश करते आ रहे। और आपने इतने खूबी से इसे बताया, इतनी सहजता से बताया, तो पहले आपका धन्यवाद करता हूँ थैंक कि यू। आपने स्टॉक टैली के बारे में प्रास्ताविक करते वक्त ये पंच लाइन जो कहते हैं वो इतनी आसानी से कह दिया आपने। तो अब चलते हैं स्टॉक टैली के बिजनेस के बारे में। तो स्टॉक टैली, ये नाम में ही सब कुछ आता है। हम स्टॉक टैली करके देते हैं। इसे क्लासिकल लैंग्वेज अगर यूज किया जाए तो इसे फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द इन्वेंट्री ऐसा कहा जाता है। कुछ कुछ लोग इसे स्टॉक टेकिंग कहते हैं, कई लोग इसे स्टॉक ऑडिट कहते हैं, तो कई नाम है उसमें। लेकिन स्टॉक टेकिंग ये साधारण प्रचलित नाम है इसका, क्योंकि स्टॉक टेकिंग का महत्व सभी लोग जानते हैं, और जो नहीं जानते उनको समझाने के लिए स्टॉक टैली है। श्रीनिवास सर, मुझे एक सवाल आपसे पूछना है। आपने अभी जो बताया वो और थोड़ा अच्छी तरीके से जानने के लिए शायद मदद हो सकती है कि मुझे आप ये बता सकते हो क्या कि जो लोग स्टॉक ऑडिट नहीं करवाते हैं या जो लोग स्टॉक अच्छे से मेंटेन नहीं करते हैं, वो उनको किस प्रकार का नुकसान हो रहा है? शायद उनको पता भी नहीं कि उनको वो नुकसान हो रहा है, और या फिर उसको अपॉर्चुनिटी लॉस कह सकते हैं हम लोग। तो वो उन लोग को क्या हो रहा है, इसके बारे में आप अगर थोड़ा जानकारी दे सके तो शायद आसानी हो। बिल्कुल। बहुत ही बढ़िया सवाल नचिकेत जी। बढ़िया इसलिए कि इस सवाल के माध्यम से मैं ये एक बात बताना चाहता हूँ जो सुनने वाले हैं और आप सभी लोगों को, कि लोग, और पहले प्रश्न से भी उसका नाता है मेरे उत्तर का। तो वो नाता ऐसा है कि लोग हमें पूछते हैं कि आपका बिजनेस क्या है। हम्म। तो मैं उनको बताता हूँ कि मेरा बिजनेस जो है स्टॉक टैली, वो आपका घाटा कम करने का व्यवसाय है। वी रिड्यूस यूर लॉसेस। ओके। अब ये घाटा किस तरह का होता है ये समझना बहुत जरूरी है, और कैसे होता है ये भी
समझना बहुत जरूरी है। तो आमतौर पे जब हम घाटा होता है ये शब्द इस्तेमाल करते हैं तो ऐसा लगता है कि मेरे पास 100 रुपए थे, उसमें से 50 रुपए गिर गए, तो मेरा घाटा हो गया 50 रुपए का। हाँ, वो भी एक तरह का घाटा ही है। लेकिन जो माल बेचने के लिए आप दुकान में रखते हो, उसके लिए आपने किसी को तो पैसा चुकाया है और माल लिया है, डिस्ट्रीब्यूटर से लिया है, शायद मैन्युफैक्चरर से लिया है आपने, और 100 रुपए का वो माल आप लेके आए। आज नहीं तो कल वो 120 रुपए में, 125, 150, 200 जैसे भी उसकी कीमत आप लगाओगे, जितना मुनाफा आप कमाना चाहते हो, तो वो मुनाफा उसके ऊपर चढ़ाकर आप वो बेचोगे, तब जाके आपको मुनाफा होगा। सही है ना? अगर मानो कि आपका मुनाफे का परसेंटेज 20% है, यानी कि 100 रुपए का माल आप लाते हो, उसके ऊपर 20 रुपए आपका मुनाफा ऐड करते हो और 120 रुपए में आप वो पीस बेचते हो, समझो शर्ट बेच रहे हैं। तो अगर वो एक शर्ट चोरी हो गया तो आपका नुकसान 100 रुपए का होता है, बराबर, आयदान में। यस। अभी 100 रुपए कमाने के लिए 20% हर शर्ट के पीछे मुनाफा, ये हिसाब लगा दिया जाए तो आपको पहले 5 शर्ट बेचने पड़ेंगे, तब जाके आपके 100 रुपए पहली बार वसूल हो जाएंगे। और जब आप छठा शर्ट बेचेंगे तब जाके पहली बार आपको मुनाफा होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि 5 शर्ट बेचने का काम, 5 शर्ट्स बेचने का कष्ट आप उस चोर के लिए उठा रहे थे। ये तो आपके बिजनेस का उद्देश्य नहीं था। आपके बिजनेस का उद्देश्य था खुद के लिए मुनाफा कमाना। बिल्कुल सही है कि नहीं? सही। लेकिन आप काम किसके लिए कर रहे हैं? वो चोर के लिए। अभी ये जरूरी नहीं है कि हर बार चोरी ही हो, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है कि हर जगह पे आदमी, आपके हमारे जैसे आदमी काम करते हैं, तो गलतियां हो जाती है। अगर आपने 100 शर्ट्स का ऑर्डर दिया है और उसने बॉक्स पैक करते वक्त 99 शर्ट भर दिए और आपको बिल रसीद सब जो कुछ आता है उसमें 100 आ गए, आप आपके सॉफ्टवेयर में एंट्री करेंगे 100, लेकिन है तो 99, तो ये भी एक गलती है। तो इसका मतलब है आपका सिस्टम स्टॉक दिखा रहा है 100 शर्ट, फिजिकली आपके पास कितने हैं? सिर्फ 99, तो एक शर्ट का आपका घाटा हो गया। तो ये भी एक गलती की वजह हो सकती है। कुछ क्लेरिकल मिस्टेक्स होते हैं कि सॉफ्टवेयर में एंट्री करते वक्त कभी कभी क्या हो जाता है, हमने सब समझो एक आधी दुकान आज शुरू हो गई और उन्होंने बिलिंग सॉफ्टवेयर ले लिया। हमारे मित्र बड़े अच्छे बिलिंग सॉफ्टवेयर तैयार करते हैं, अजीत थदानी जी, रिटेलवेयर सॉफ्टवेयर उनकी कंपनी, उनसे समझो ले लिया उन्होंने सॉफ्टवेयर आज। तो जो ऑपरेटर काम कर रहा है तो वो गलतियां कर सकता है ना, वो गलतियां हो जाती है और वो ऊपर नीचे हो जाता है। तो स्टॉक एक दिखा रहा है और है दूसरी अमाउंट का स्टॉक, तो ये गलतियां भी हो जाती है। चोरी के बारे में मैंने बताया, चोरी में भी थोड़ा सा चोरी का एक साइंस होता है। चोरी के दो तरह होते हैं, दो प्रकार की चोरियां होती है। एक इंटरनल थेफ्ट होती है और एक एक्सटर्नल थेफ्ट होती है। अच्छा। इंटरनल थेफ्ट यानी कि दुकान में काम करने वाला ही कोई चोरी करता है, गड़बड़ करता है। ऐसे हो सकता है, आदमी है, उसको किसी तरह का लालच आ जाए तो वो कर सकता है वो। और दूसरा है जो ग्राहक आते हैं वो भी चोरी करते हैं। रिटेल बिजनेस के लिए चोरी ये कर से शाप है, तो ग्राहक भी चोरी कर सकता है ये। लेकिन श्रीनिवास, कितने सारे सीसीटीवी बिठाए रहते हैं और कितनी सारी सावधानियां लोग लेते हैं, फिर भी चोरी होती है। फिर भी चोरियां होती है। ऐसा कहा जाता है विदुला जी कि हर चोर टेक्नोलॉजी से 20 कदम आगे होता है। नहीं, और मेरा एक प्रश्न है, लोग 3-3 पीढ़ियों की दुकानें रहती हैं लोगों की, तो कुछ तो सिस्टम रहेगी ना उनकी स्टॉक की, या नहीं रहती है?
इससे जुड़ा हुआ और एक सवाल मैं पूछ लेता हूँ कि ऐसा सर कभी हुआ है क्या कि लोगों को पता ही नहीं था कि उनके यहाँ पे चोरी हो रही है और आपने उनके हाँ ध्यान में लाके दिया कि ये सारी चोरियां हाँ, आपके यहाँ मतलब पे हो रही है? एकदम एकदम सही पूछ रहे हैं। मुझे एक्चुअली वही पूछना था कि लोगों के पास कुछ तो रहता होगा ना उनका अपना। इसका जवाब तो मैं ऐसे दे दूं कि इसके बारे में मैं एक उपन्यास लिख सकता हूँ। इतने इतने उदाहरण है मेरे पास। फिलहाल तो हमें ऐसा एक कहानी ही बता दीजिए, एक किस्सा ही सुनाइए। नहीं नहीं, किस्सा तो बताऊंगा मैं, लेकिन अबिदुल्ला जी आपके सवाल का पहले जवाब देता हूँ कि 3-3 पीढ़ियों से लोग बैठे होते हैं और कोई सिस्टम होता है कि नहीं। तो मेरे अनुभव के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ अभी हम्म। कि ये जो सिस्टम होती है ये 3 जनरेशन का होता है ना, ये मिथ है, मिथक है, इसमें कोई दम नहीं है। जो लोग कहते हैं मैं 3 पीढ़ियों से यहाँ बैठा हूँ, मेरे दादाजी थे, मेरे पिताजी थे, मैंने 25 साल अभी तो चोरी कैसे होगी, तो ये उनका भ्रम होता है। ऐसे कोई नहीं। अच्छा। उनके आंखों के नीचे से चोरियां होती रहती है, उनके आंखों के नीचे से लॉसेस होते रहते और इनको पता भी नहीं रहता। वो हम्म। इसके बारे में एक मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा है कि लक्ष्मी रोड में, मैं ये अभी पुणे नाम का तो नहीं लक्ष्मी बता, रोड, जो कपड़े की पुणे बड़ी का बड़ी लक्ष्मी रोड मार्केट बहुत है। अच्छा। बहुत ही मशहूर है और बहुत ही पुराना है, 100 साल से भी ज्यादा पुराना मार्केट है। तो वहां पे एक तो शॉप में हम काम कर रहे थे, तो सिस्टम स्टॉक जो उनके सॉफ्टवेयर में था उसकी कीमत थी 6.5 करोड़। और हमने काम शुरू किया। काम शुरू करने के बाद हमें स्टॉक मिला 3 करोड़ 20 लाख का। क्या ओ। यानी बात कर रहे हैं। 3 करोड़ 30 लाख का माल शॉर्ट था। और जो ओ। ओनर था तो नौजवान लड़का था, और उसको हमने रिपोर्ट दिखाई तो वो बोला कि श्रीनिवास जी, आप जो दिखा रहे हो मुझे तो हार्ट अटैक आने लगा। तो सच में शुरू में अनबिलीवेबल। या तो किस्सा तो और आगे है। हम्म। तो हमने बताया कि हमारा तरीका सही है, हमारा जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उसके हिसाब से हमने काम किया है, तो हमारा काउंट गलत नहीं हो सकता। वो मानने के लिए तैयार नहीं था। तो हमने कहा अगर हमारी कोई गलती है किधर है गिनती में तो वो बताइए, वो सुधारने के लिए हम तैयार है। हमारी एसओपी में आपको कुछ गलत दिख रहा है तो वो सुधारने के लिए तैयार है। तो उन्होंने अपनी तरह से खोजा, ढूंढा, बहुत सारी तहकीकात की, लेकिन कुछ नहीं मिला। स्टॉक उनका 3 करोड़ 20 लाख का ही था। तो जो ओनर था वो तो बहुत अस्वस्थ था, और 3 करोड़ 30 लाख का घाटा तो कोई सहन नहीं कर सकता ना। तो दूसरे दिन हम उसके पास वापस गए, और इसके कारण क्या है, नॉर्मली इसके कारण के पीछे हम इसका कारण ढूंढने की कोशिश हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम्म। हम एक दिन काम करते हैं, बाकी 364 दिन क्या होता है वो हमें पता नहीं होता है, तो कारण ढूंढने का प्रयास हम नहीं करते। लेकिन ये केस में कुछ सीखने को मिलेगा ऐसा मुझे लगा, तो हम गए उसके पास। तो हम कैश काउंटर के बाजू में बैठे थे, वो ओनर, मैं, और समझ रहे थे, वो आंकड़े देख रहे थे। उतने में क्या हुआ कि उनका एक सेल्समैन आया, और हम्म। उन्होंने कैशियर को बोल दिया कि ये साड़ी 5,000 रुपए की। तो हम्म। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस तरह का क्यों, क्योंकि सिस्टम ऐसा होना चाहिए, वो कैशियर के पास साड़ी जानी चाहिए, उसके ऊपर एक बारकोड लगा रहता है, वो बारकोड वो कैशियर स्कैन करेगा, वो स्कैन हम्म। करने के बाद पता चलेगा ये साड़ी की कीमत जो भी है क्या है, वो उसका बिल बन जाएगा, और वो जितनी कीमत होगी उतना। तो मैंने पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, 5,000 रुपये ऐसा क्यों बता रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि वहां का बारकोड निकल गया। अभी होता है ऐसे, क्योंकि क्यों हम्म। होता है कि साड़ियों पे साड़ियां डाई की जाती है, तो वो डाइंग केमिकल जो होता है ना, उसकी वजह से बारकोड का जो ग्लू है ना वो पिघल जाता है, और वो बारकोड निकल जाते हैं। तो होता है ऐसे कभी कभी। लेकिन ये कल ही हुआ था स्टॉक टेक। तो तो हमने हर एक बारकोड चेक किया था, तो इट वाज नॉट पॉसिबल। हम्म। तो मैंने कहा कि लेकिन मेरी एक शंका ऐसी है कि इस सज्जन को ये कैसे पता चला कि इस साड़ी की कीमत 5,000 रुपए है? तो ओनर को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा श्रीनिवास जी, आदमी मेरे साथ 5 साल से काम कर रहा है,
हर कोना कोना, हर चप्पा चप्पा मालूम है इसे। मैंने बोला मैं इसको प्रणाम करता हूँ, इसके ज्ञान के आगे तो मेरा कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये लॉजिक क्या है वो समझना चाहता हूँ, मैं सीखना चाहता हूँ ये लॉजिक। तो उन्होंने वो बहुत गुस्से से कहा, नहीं नहीं लॉजिक बता ही देंगे आपको, रुको। तो उन्होंने एक रजिस्टर निकाला और मुझे बताने लगे कि देखो ये ऐसा होता है कि ये साड़ी कौन से सिल्क की है, कौन से, यानी बनारस है, ये बेंगलोर सिल्क के, मैसूर सिल्क के, उसमें वो कितनी लंबाई कितनी है, कलर कौन सा है, मिल कौन सा है, डिस्ट्रीब्यूटर कौन सा है, ये सब होता है मैट्रिक्स। और उसके आगे उसकी परचेस प्राइस लिखी होती है, और उसके बाद उसको पता चल होता है कि ये परचेस प्राइस पे हमारा मुनाफा इतना है, तो इसलिए साड़ी की कीमत इतनी। मैंने बोला बहुत बढ़िया, ये तो लॉजिक बहुत ही अच्छा, मुझे आई एम रियली थैंकफुल टू यू। तो आप चेक करें ये जो पीस है, इसकी प्राइस कैसे ढूंढ, मुझे सीखना है ना, तो सिखाओ मुझे। हाँ क्यों नहीं, सिखाएंगे आपको। तो वो साड़ी निकाली, तो वो XYZ सिल्क की थी, XYZ मिल की थी, XYZ डिस्ट्रीब्यूटर से लाई थी। वो सब करते 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 अंत में पता चला कि साड़ी की परचेस प्राइस 14,000 रुपए थी। ओह ओह माय गॉड। और वो सेल्समैन बेच रहा था 5,000 रुपए को। ओह। ओह अब आप कहोगे ये तो गलती हो सकती है, इसमें गफला क्या है? तो कौन जाने, इसमें गफला हो भी सकता है, गलती भी हो सकती है। तो इस तरह से वो गलतियां होती है और लीकेजेस होते हैं, और मतलब ये हर डेलिबरेट और किस नॉट डेलिबरेट है तो लॉस ही। है, तो लॉस ही ना, कुछ भी हो। मैंने उनको कहा अब जो हो गया सो हो गया, वो जो ग्राहक है उनको मत बताइए कि 14,000 की साड़ी 5,000 रुपए को दे हम बेच रहे हैं, नहीं तो वो पूरा पूरा गली मोहल्ला जमा करके लाएगी उधर, तो सभी साड़ी आपको 14,000 की 5,000 रुपए में बेचनी पड़ेगी। तो इस तरह की बातें हो जाती है इसमें। इसमें मेरे एक और सवाल का भी आपने जवाब दे दिया कि जैसे 3 पीढ़ियों के दुकानदार रहते हैं, वैसे दुकान से जुड़े हुए उनके जो कर्मचारी होते हैं वो भी कितने सालों से वहां पे काम हाँ कर रहे होते होते हैं हैं। ना, तो होते एक थोड़ा जनरेशन ऐसा नहीं होता टुगेदर है पीपल है। कि अगर कोई तीसरा आदमी आके स्टॉक चेक करता है तो उनपे भरोसा नहीं है, ऐसे मालिक की कल्पना है, ऐसा उनको लगता है, उनके यहाँ से कॉपरेशन मिलता है कि नहीं मिलता है, कैसे होता है? बिल्कुल, जब हमने 7 साल पहले ये बिजनेस शुरू किया, तब लोगों को बिल्कुल भरोसा ही नहीं था। और ठीक है, उनकी बात भी सही थी कि अनजान आदमी पे क्यों भरोसा करें। कि हम जब स्टॉक चेक करते हैं तो बहुत सारी बातें हमें समझ में आती है कि इसकी परचेस प्राइस क्या है, इसकी सेल प्राइस क्या है, इसकी एक्चुअल स्थिति क्या है। तो ये सब बातें पता चलती है, तो कोई भी किसी को भी लगेगा ना कि तीसरे आदमी को ये पता नहीं चलना चाहिए, वो सब प्रॉफिटेबिलिटी ये पता सारी चलता है। हाँ प्रॉफिटेबिलिटी वो सब पता चलता है। तो शुरू में लोगों में अविश्वास की भावना थी, तो काम देने में लोग हिचकिचाते थे। हमने बहुत मेहनत की, हमने लोगों को समझाने की बहुत कोशिश की कि इससे आपको फायदा होने वाला है, बिल्कुल फायदा होने वाला है। अगर फायदा नहीं हुआ तो ठीक है, आप पैसे मत दीजिए हमें हमारे काम के, तो क्या फायदा होगा। तो हमने बोला कि अभी फायदा होगा इतना तो हमने कहा ना, तो अब बोलने से क्या फायदा, काम करके दिखाते हैं तो आपको पता चलेगा कि क्या फायदा हो रहा है। तो गिनो तो जानो, तो आप खुद जान जाओगे कि ये फायदा हो रहा है। तो ऐसे एक दो दुकानदारों ने जब महसूस किया कि थर्ड पार्टी जो हम काम करते हैं उसे थर्ड पार्टी स्टॉक टेकिंग कहते हैं, यानी कि राइट तीसरे आदमी से बुलाकर काम करवाना। तो थर्ड पार्टी स्टॉक टेकिंग ऐसे एक दो दुकानदारों ने जब किया, तो उनको पता चला हाँ इसमें दम है। ये थर्ड पार्टी स्टॉक टेकिंग ये आईना दिखाने जैसा है। तो हमारा आईना बिल्कुल साफ है, जैसे आप हो वैसे देख, वैसा क्या उसमें प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो सर इसमें जो आपने अभी बताया थर्ड पार्टी स्टॉक टेकिंग है, तो इंटरनल ऑडिटिंग होता है हम लोग का यानी दुकानदारों का, उसके अलावा जो ऑडिटर्स होते हैं वो भी ये सब ऑडिट करते हैं। तो उन दोनों चीजों में और इसमें आप जो काम करते हो इसमें क्या फर्क है? हाँ गुड क्वेश्चन। अगेन पहले जवाब तो मैं ये देता हूँ कि ऑडिटर्स यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी ये काम करते हैं।
जी। लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट से ये काम करवाना यानी चींटी के काम के लिए हाथी को बुलाना उस जैसा है। अच्छा। ऐसा है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर ट्रेन टू डू मच बिगर वर्क, मच वैल्यूएबल वर्क, और उसे आप सही। स्टॉक काउंट करने के लिए लगाओगे तो वो चींटी का काम है, उसके लिए आप हाथी क्यों बुलाते हो भैया? ये बात सही है ना? सही है, बराबर। अगर वो उतना समय आपके बैलेंस शीट के ऊपर, आपके टैक्सेशन पर बिताएंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। तो उनका काम नहीं है ये मैं उनकी ज्यादा इज्जत करता हूँ, इस हिसाब से बोल रहा हूँ। दूसरा सवाल आपने जो पूछा कि इंटरनल ऑडिट होता है और एक्सटर्नल, तो थर्ड पार्टी क्यों बुलाए? बिल्कुल बिल्कुल सही सवाल है आपका। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ नचिकेत जी, हाँ। कि आपको पता होगा कि नहीं मालूम नहीं, आप उम्र में छोटे हैं मेरे से। मुझे 12वीं में हर सब्जेक्ट में 100 मार्क मिले थे, 100 आउट अच्छा। ऑफ 100, पता? अरे वाह, क्या बात है। लेकिन लेकिन वो सभी पेपर्स मैंने खुद ने चेक किए थे। ओ, फिर क्या? फिर आपको 100 में से 110 भी मिल सकते हैं। हाँ, लेकिन अब मैं बताऊं कि मेरे को 70% ही मिले थे, लेकिन बोर्ड ने पेपर चेक किए थे। नाउ यू विल डेफिनेटली रिस्पेक्ट मी। आप रिस्पेक्ट यस, करोगे ना? बिल्कुल अगर मैं बिल्कुल। 35 भी बोलूं तो भी रिस्पेक्ट करोगे आप। वो पहले वाले 100 को नहीं कर रहे आप। तो यही फर्क होता है इंटरनल और थर्ड पार्टी ऑडिट में। और ओके। ये क्यों होता है? क्यों होता है? तो खुद की गलती हमें कभी नहीं दिखाई देती, खुद की गलती हम देख नहीं सकते। वी टेक एवरीथिंग फॉर ग्रांटेड। अभी दुकान में एक टिपिकल दुकान की सिचुएशन में बताता हूँ कि जो जैसे विदुला जी ने पहले कहा कि 3 पीढ़ियों से वो मालिक बैठता है उधर, तो उसकी नजर रहती है, वो सीसीटीवी से भी अच्छा काम करती है उसकी नजर, बिलीव मी। तो उसको पता रहता है कि ये कौन अशोक नाम का सेल्समैन है, तो उसके पास कितने पीस है, 500 पीस है, और आज कितने बेचे उसने, 20 पीस बेचे, तो 480 पीस तो उस डे एंड में होने चाहिए उसके पास। तो वो पूछता है अशोक को, कितने पीस है तुम्हारे पास? अशोक गिन के बोलता है कि अशोक को ये हिसाब की कुछ मालूम नहीं रहता है। अशोक बोलता है कि 475 है मालिक। वो बोलता, मालिक बोलता है, अरे काम करता है या सोता है तू? 480 होने चाहिए तेरे पास, 5 पीस गए कहाँ से? तो अशोक बोलता है, सेठ काम में व्यस्त हूँ, मैं आपको कल बताता हूँ। ठीक है, कल कल सुबह दुकान शुरू हो जाती है, ग्राहक आने शुरू हो जाते, सेल शुरू हो जाता है। तो शाम को वापस मालिक पूछता है कि अशोक, तो आप बोल रहे थे ना कि वो 5 पीस का। मालिक, मुझे आज घर जल्दी जाना है, मेरी बीवी ने बुलाया है, तो मैं कल बताता हूँ आपको। फिर बोलता है ठीक है, कल बता मेरे को। कल वापस आता है, बोलता है, नहीं मुझे जरा सर दुख रहा है सेठ, बहुत दुख रहा है सर, मैं कल बताता हूँ। अभी वो 5 पीस के लिए सेठ कितनी बार पूछेगा? 2 बार पूछेगा, 3 बार पूछेगा, चौथी बार उसके दिमाग में आएगा, ज्यादा जो 5 पीस तो गए है ना, लेकिन आदमी अच्छा काम करता है, रोज 20 पीस बेचता है, उसके लिए 5 पीस के लिए क्यों मैं उसको तकलीफ दे दूं? तो 5 पीस सब लोग भूल जाते हैं। अभी 5 पीस जाने का दुख नहीं है, लेकिन अशोक को आदत लग जाती है कि चीजें चुराना, नहीं तो गड़बड़ करना। तो ये इंटरनल ऑडिट में यही होता है। मेरा काम मैं खुद ही चेक करूं तो उसमें कुछ गलतियां नहीं दिखती मुझे, कुछ भी गलतियां नहीं दिखती। तो जेणे काम तेणे करियो, बरोबर वो इस बरोबर। तरह का। तो इंटरनल, शायद मैंने आपको इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिट यस, का फर्क समझा दिया है। बिल्कुल। बिल्कुल श्रीनिवास जी, आपके कहने में 2 बातें आई है और मैं तब से पूछना चाहती थी। आपने एक बोला एसओपी है, तो सर थोड़ा उसके बारे में बताएं। और आपने टेक्नोलॉजी का भी जिक्र किया कि टेक्नोलॉजी की आप काफी मदद लेते हैं। तो थोड़ा हमें ये बताइए कि आप एसओपी मतलब स्टॉक लेने में क्या एसओपी हो सकता है? स्टॉक जाओ वहां गिनो बस करो, तो ये इसमें क्या एसओपी है और टेक्नोलॉजी की मदद आप कैसे लेते हैं? विदला जी, एसओपी ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है। एसओपी
एसओपी का मतलब है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। अभी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ये क्या होती है, मैनेजमेंट टर्म है, लेकिन क्या होती है ये उत्तर के लिए मैं आपको सवाल पूछता हूं कि आप जब कुकिंग करती हो तो उसकी कुछ प्रोसीजर होगी ना, तो नहीं तो एक सब्जी बनानी हो, समझो आलू की सब्जी बनानी हो तो उसके लिए कुछ तरीका होगा ना आपका, हाँ, बिल्कुल। कुछ कुछ स्टेप्स होंगे ना। तो आप पहले जी, आलू लेंगी, उसको धोएगी, उसके छिलके निकालेगी, उसको पीसेस में काटोगी आप, उसके बाद बर्तन चढ़ाओगी, उसके बाद जो कोई करना है आपको रसोई में, और कोई प्याज व्याज काटना है, लहसुन काटना है, मिर्ची काटनी है, वो काट के सब बना के उसके स्टेप बाय स्टेप करेगी ना आप, उसी तरह से आप जी। करोगी, तब जाके एक शानदार सब्जी बनेगी, जिसको सबको खाने में बहुत मजा आएगा। और हर बार वैसे ही स्वाद आएगा तो हाँ, वैसे ही स्वाद आएगा। प्रेडिक्टेड रिजल्ट आने के लिए एसओपी बहुत जरूरी थी, उसी तरीके से काम करना जरूरी है। अच्छा, अच्छा। मतलब वो अगर जो भी वो कुछ आपको डिसिप्लिन, जो काम करना है वो बिल्कुल उसी तरीके से कर रहे हैं, वही स्टेप्स फॉलो करते हैं। बिल्कुल हर टाइम बिल्कुल नया अपने से खुद से दिमाग नहीं लगाना है। बिल्कुल जैसे बिल्कुल। आपने कहीं तो भी लिखा होगा बस उसी के हिसाब से करते जाना है। तो राम ने किया तो भी वैसे ही रहेगा और श्याम ने किया सामने तो भी क्या वो तभी वही है, करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो जब एसओपी आप फॉलो करते हैं ना, तो काम करने वाला ऐसे ही हो जाता है, उसको सिर्फ सामने का दिखता है, यानी कि जो लिखा है उसी तरह का स्टेप बाय स्टेप गाइड। हम्म। और ये हमारे लिए क्यों जरूरी है, तो एक तो हमारे बिजनेस में एक्यूरेसी बहुत जरूरी है। हमें हम्म। क्यों बुलाते हैं, तो एक्यूरेट होना चाहिए। मैंने पहले कहा कि इंटरनल ऑडिट में एक्यूरेसी नहीं हो सकती, लेकिन थर्ड पार्टी में हो सकती है एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी जरूरी है। तो हम्म। एक्यूरेसी कब आती है, वो डिसिप्लिन से आती है। वो डिसिप्लिन अगर रिटन हो, लिखित स्वरूप में हो, तो वो सिखाने में आसान होती है। देखो हमारा बिजनेस पूरे इंडिया में है, एक एक दिन में कई सारी टीमें काम करती है, हम्म। 350 से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़े हैं, और 350 से ज्यादा लोग एक दिन में ऑडिट करते हैं। अगर हर एक आदमी अपनी तरीके से काम करने लगा तो सत्यानाश हो जाएगा। जी बिल्कुल। बिल्कुल। तो इसीलिए एसओपी जरूरी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जरूरी है, उसके उस वो लिखित है हमारे पास, और उसमें सुधार होते जाते हैं। नथिंग इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, उसमें भी सुधार करने के लिए कुछ स्कोप है, और वो होता रहता है। हर एक काम के बाद हम उसका रिव्यू लेते हैं, सोचते हैं कि और अच्छा कैसे किया जाए, और एसओपी में भी बदलाव किया जाता है। ये प्रोसेस का जादू बिल्कुल चलता है, बिल्कुल आई प्रोसेस एग्री विथ यू। प्रोसेस का जादू इतना चलता है। हम्म। हम एक कंपनी में काम कर रहे थे, और काफी बड़ा काम था, तो उसमें हमें एक मशीन एक्स्ट्रा मिल गई, और मशीन अच्छा। की डायमेंशन, एक मशीन है, मशीन मशीन। मशीन, हाँ, तो वो मशीन की डायमेंशन थी 7.5 फुट ऊंची मशीन, ओ। और 15.5 फुट लंबी थी वो मशीन। तो ऐसी मतलब आप मशीन ये कह रहे हैं एक्स्ट्रा कि मिल एक गई। पूरा हाथी ही आपको एक्स्ट्रा मिल गया। हाँ, पूरा हाथी वहेल समझो, जो भी कुछ है वो मिल गया। और जो कंपनी के लोग थे वो मानने के लिए तैयार नहीं थे कि ये मशीन एक्स्ट्रा है। अच्छा। तो कंपनी इतनी बड़ी थी, और मैं एक कोने में बैठा था, और बहुत सारे लोग काम कर रहे थे। तो जो कंपनी का टीम लीडर था, मैंने उनको पूछा कि मुझे मेरे 4 सवाल है, उसका जवाब दे दो। मैंने बोला ये हुआ क्या, हाँ हुआ, दूसरी चीज हुई हुई, 3-4 चीजें हो गई। तो मैंने बोला कि इसका मतलब है आपके पास ये मशीन है, बिल्कुल है, 100% है। तो बोला ऐसे कैसे हो सकता है सर, इतनी बड़ी मशीन, 2-4 करोड़ की मशीन होगी, और ये है और हमें पता नहीं। मैंने बोला आप, ये तो आपका सवाल है, इसका जवाब मैं नहीं दे सकता। तो चलो ढूंढते, तो जीएम ऑफ द कंपनी, वेयर हाउस मैनेजर ऑफ द कंपनी, इन्वेंट्री मैनेजर ऑफ द कंपनी, एग्जीक्यूटिव, ऐसी लंबी बारात हमारी वो निकली, एंड फाइनली एट वन प्लेस हमें वो मशीन मिल गई। Oh my God. अच्छा। तो बाद में उसकी ये तहकीकात शुरू हो गई कि ये मशीन कहाँ कहाँ से आई ये मशीन। तो मैंने उनको मजे में कहा कि सर, आप तो
आपके स्टॉक में ये मशीन तो है नहीं, तो इसका मतलब ये आपकी मशीन नहीं, तो आपकी इजाजत हो तो मैं उठा के लेके जाता हूँ अभी ये मशीन। तो ऐसी भी मजा होती जाती है। और ये आप बात कर रहे हैं SOP कंपनी की, मतलब जहाँ पे कंपनी सिस्टम्स होती है ऐसा हम मान के चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल दुकानदार तो मतलब वैसे भी उनको कहा जा सकता है कि इतना कंपनी जितना ऑर्गेनाइज नहीं रहेंगे, तो ऐसे भी होता है। और आगे जाने से पहले मैं यही पूछना चाहता हूँ, फिर से पहले सवाल की तरफ लेके जाना चाहूंगा आपको, कि जैसे अभी आपने ये बताया कि एक मशीन की पूरी मशीन स्टॉक में नहीं थी उनके, तो वो उनको पता चल गई। तो अपार्ट फ्रॉम मॉनिटरी लॉसेस उनको हो रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट क्या अपॉर्चुनिटी लॉसेस हो रहे हैं? इसके आपके पास कुछ उदाहरण अगर होंगे तो हमारे सेठ जियों को समझ में आ सकता है कि सच में ये ऑडिट करने से ये चीजें भी सामने आ सकती है। बिल्कुल। क्या इन्वेंट्री ऑडिट, स्टॉक टेकिंग के फायदे जो है, मॉनेटरी लॉसेस जो भी है, अपॉर्चुनिटी लॉसेस भी बहुत सारे होते हैं। अभी उदाहरण के तौर पे आप देखिए, अभी गर्मियों का सीजन आने वाला है कि मुझे एक 46 साइज की फुल स्लीव्स कॉटन सफेद शर्ट लेने के लिए मैं एक शॉप में चला गया। मैंने सेल्समैन को पूछा, मेरा 46 साइज की एक शर्ट दे दो। तो वो सेल्समैन ने देख के बताया कि सर 46 की नहीं है अपने पास, 44 चलेगी क्या? अभी 44 कैसे चलेगी ना मुझे? अगर मेरा 46 साइज है तो 44 नहीं चलेगी मुझे। तो सर लेकिन 46 की ब्लैक शर्ट है मुझे। मैंने बोला नहीं मुझे ब्लैक नहीं, व्हाइट ही चाहिए ना, अभी तो गर्मी का मौसम आ रहा है, तो मैं सफेद ही पहनूंगा। तो मैं बोलता ठीक है भैया, आपके पास नहीं है तो पास वाले के पास होगी, तो मैं वो दुकान छोड़ के दूसरे दुकान में जाऊंगा। बाद में पता चलने के बाद सेठ जी पूछता है, अरे क्यों गया वो ग्राहक? सर वो 46 की शर्ट चाहिए थी उनकी, व्हाइट, वो नहीं है अपने पास। सेठ जी बोलता है, अरे क्या बात कर रहा है, उधर वो कोने में जाके देखना, 46 के 3 शर्ट पड़े हैं। हाँ सेठ, लेकिन मैंने देखा तो उसमें नहीं है। अभी अपॉर्चुनिटी लॉस हो गया। समझो, एक ग्राहक जब नाराज हो जाता है ना, तो वो 7 लोगों को बोलता है, ऐसी कहावत है। 7 लोगों को जाके बोलता है, अरे इधर मत खरीदो। हम जब संतुष्ट होते हैं ना, तो किसी को नहीं बोलते। इसलिए आजकल वो रिव्यू लेने का और इसका जमाना आ गया। लेकिन हम जब नाराज होते हैं तो चिल्ला चिल्ला के कहते हैं। तो अपॉर्चुनिटी लॉस नहीं, ये सही बात है ना, हर किसी के बारे में। सही है। और आजकल तो सोशल मीडिया पे भी जाके सोशल मीडिया पे, यस, करेक्ट, वो तो होता है। तो एक अपॉर्चुनिटी लॉस भी हो सकता है उसमें। शनिवार जी, आप मतलब अभी जो कार्यक्रम शुरू हुआ तब से हम बातें कर रहे हैं, ज्यादातर कपड़ों की कर रहे हैं, तो क्या आपका काम कपड़ों में ज्यादा चलता है, या मतलब दुकानें तो कई तरह की होती है, मतलब नुक्कड़ पे हमारा बनिया है, वहां से लेके बड़े बड़े चेन शॉप्स हैं, वहां तक की दुकानें हैं, तो आपका कौन से टाइप के दुकानों में आपका काम ज्यादा चलता है? सिंपल है, जिसके पास स्टॉक है वो हमारी मदद ले सकता है, और जिसे अपना घाटा कम करना है, मुनाफा बढ़ाना है, वो आदमी हमारी मदद लेगा, जरूर लेगा। विदुला जी, मैं बताना चाहता हूँ कि एक्सेप्ट गैसेस एंड लिक्विड्स, वी काउंट एनीथिंग एनीवेयर इन इंडिया। अच्छा। तो हम गैसेस गिन नहीं सकते और लिक्विड्स नहीं गिनते हम। अच्छा। मतलब तो जूते चप्पल हो या हाँ, खाने तो पीने, हम मतलब बनिया की गारमेंट्स दुकान में हो तो या काम करते हो, फुटवेयर में काम करते हैं, ग्रोसरी शॉप, सुपर स्टोर जो होते हैं उसमें काम करते हैं, मिठाई भी हमने गिनी है, मैन्युफैक्चरिंग में हो तो हमने पेपर गिने हैं, पेपर कंपनी के लिए काम किया, पेपर कंपनी के वेयर हाउस के लिए काम किया। अच्छा। उसके बाद पशु खाद होता है, वो गिना है हमने, फूड इंडस्ट्री के लिए काम किया है हमने फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के लिए काम किया है, हमने आइसक्रीम इंडस्ट्री के लिए काम किया है। और सोने चांदी की ज्वेलर्स, यस बिल्कुल, ज्वेलरी में भी क्या काम बात करते हैं, करें, ज्वेलर्स का, और उसमें तो बहुत सारी खूबियां है ज्वेलर के साथ काम करने के लिए। नचिकेत जी, आप वो घाटे के बारे में बोल रहे थे, तो ज्वेलरी में क्या होता है
कि अगर ये नाखून में भी कुछ एक सोने का टुकड़ा लेके गया ना कोई आदमी, तो भी 2-4 हजार का हो सकता है वो। तो आज सोने का भाव क्या है? 55,000 रुपए 10 ग्राम के लिए है। तो एक छोटा सा टुकड़ा भी 5-10 हजार रुपए का हो सकता है, और होता है। और ज्वेलरी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है नचिकेत जी, कि उस ज्वेलरी शॉप में 2 बार हर दिन स्टॉक टेकिंग होता है। अच्छा, सुबह फिर जब भी आपकी वो जरूरत दुकान, पड़ती है। हाँ फिर भी होती है। सुबह जब वो काम शुरू करते हैं तब एक बार होती है, और जब दुकान बंद करते हैं तब एक बार होती है। फिर भी वहां शॉर्टेज निकलती है। अच्छा, वहां फिर भी आप को ऐसे स्पेसिफिक केसेस बता दो। ये जो कानों में बालियां होती है, उसके हाँ, पीछे एक हाँ, हाँ, फिरकी होती है, स्क्रू होता है। हाँ, वो 2 तरह के होते हैं, एक प्योर गोल्ड का होता है, नहीं तो रबर का होता है। तो जो हाँ। प्योर गोल्ड का होता है वो निकाल के रबर का लगा देते हैं। ओह, 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 ओह। तो ये भी अच्छा, चीज हो जाती है। और इतना बारीक बारीक नक्शी काम होता है उसके ऊपर, उसमें से थोड़ा सा निकालते हैं, थोड़ा सा, जो अच्छा, सामने से नजर भी नहीं आता है। हाँ, नजर भी एक्चुअली नहीं अगर आता। अगर समझो अगर पायल है तो पायल में कई सारी जो घुंघरू लगे घुंघरू होते हैं, तो हर अभी एक में 3-3 का अगर सेट है तो वहां से भी एक एक घुंघरू, निकाल तो लिया उसका तो तो लेने वाले का ये तो देखा है नेट हमने। प्रॉफिट ही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये देखा है हमने। ओहो, और रोज ऐसा एक एक घुंघरू निकाल के जाए तो महीने में 30 घुंघरू हो जाएंगे। उसी कुछ ना कुछ तो कीमत होगी ना, चाहे वो चांदी का हो, लेकिन हाँ, चांदी हाँ, भी कुछ कई हजार रुपए किलो है आज। लेकिन जो ज्वेलर्स होते हैं उनकी नजर तो कितनी तैयार होती है, वो एक ट्रे देख के उनको पता चलता है कि अरे हाँ ये सब सही है या उसमें कुछ प्रॉब्लम है। मिथिला जी, उनको हर दिन उनके स्टोर में कम से कम 5,000 तरह के गहने होते। हर एक पीस इतनी बारीकी से चेक करना मुश्किल है मुश्किल है, उनके मुश्किल है। पास। तो वो सिर्फ ये देखते हैं कि पीस है या नहीं। हाँ, अच्छा, पीस है, वो खुश हो जाते हैं। लेकिन वो नग में क्या गड़बड़ी है, उसके अंगूठियों अंदर का क्या। ट्रे तो ट्रे पूरा भरा है, मतलब सारी हाँ है, लेकिन जो बिल्कुल। जो वहां होनी चाहिए वही है कि नहीं ये उनको रोज चेक नहीं कर सकते वो। वो अगर वो अंगूठी में खड़ा लगा है, उसमें से 2 निकाल दिए, तो वो समझ में नहीं आएगा ना उनको। तो ओह, ओके। वो निकाल दिया जाए, थोड़ा सा टुकड़ा निकाल दिया जाए, तो वो पता नहीं चलेगा उनको। तो ये थर्ड पार्टी स्टॉक टेकिंग में समझ में आता है। अच्छा, तो आपको ये ज्वेलरी शॉप में ब्योमकेश बख्शी का भी काम करना पड़ता है। बिल्कुल करना पड़ता है, बिल्कुल करना पड़ता है। और हमने कई बार देखा है कि इतना शॉर्टेज निकला है, इतना शॉर्टेज निकला है उसमें से, अच्छा, और फायदा हुआ है उनको। और मैं जब बोलता हूँ कि शॉर्टेज निकला है, तो आपका हम्म, सवाल अभी आएगा, यानी आप पूछेंगे शायद शॉर्टेज निकला आगे क्या। हम्म, तो वैसे हार्ट बिल्कुल, अटैक वाली बात ऐसा नहीं। उसका फायदा ऐसा है कि हमारे पास डेटा है। वो डेटा हमें ये कहता है कि जो रेगुलर इंटरवल में हमारे से स्टॉक टेक करवाते हैं, उनका घाटा कम होता हुआ है, अच्छा, कम अच्छा, होता है। यानी कि अच्छा। हमारे पास एग्जाम्पल है कि हमने पहली बार स्टॉक टेक किया, 35% का घाटा था। उप्स। यानी 10,000 पीस होने होने चाहिए थे, वहां 6,500 पीस थे। बाप रे, इतना घाटा था। नहीं नहीं, यहां तक रुका नहीं, कई कई जगह हमने 70% देखा है। तो ओह, 35% तो 3,500 पीसेस का कुछ हिसाब नहीं लग रहा। वो रेगुलर करता रहा, हर क्वार्टर में करता रहा वो। ओके, उनकी स्थिति एक साल के बाद ऐसी होगी कि उन आफ्टर फोर्थ ऑडिट उनके नंबर ऑफ पीसेस शॉर्टेज वेर 15 ओनली, 15। ओह, 10,000 15, में 15। मतलब ना के बराबर है। तो ये फायदा है जो मैं बोल रहा हूं ना, कि हम घाटा कम बिल्कुल, करते हैं तो मनी सेव्ड इज मनी अर्नड। राइट, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, तो ये 3,500 पीस गंवा चुके थे पहली, अभी ये सिर्फ 15 पीस गंवाए हैं। तो इतना फायदा हुआ इनको। सही है, और कई 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 दुकानें जहाँ जी ऐसी होती है जहाँ पे बहुत सारे तरह की चीजें होती हैं, मतलब समझो कि अगर हम अभी मैंने हाल ही में कुछ लिया, तो वो कार एक्सेसरीज के दुकान में मैं गई थी। तो वहां पे तो मतलब अगर आपने ये भी मांगा ना कि कार का को परफ्यूम वगैरह लगाते हैं,
वो दिखाए तो 4 किस्म के तो मेरे सामने रखता है। तो ऐसे तो कई चीजें होंगी, मतलब 1000 के हिसाब में होंगी वहाँ की चीजें। लाखों तो चीजें होती है, लेकिन नहीं, हमें मतलब इतने कितने कितने सारे एक्सेसरी होते हैं। दरवाजे का हैंडल समझो, या आर्किटेक्चरल फर्म हो तो दरवाजे का हैंडल, हार्डवेयर शॉप्स हो तो कितने सारे प्रकार की चीजें होती है। वो तो वो सब गिनना मुमकिन होता है। बिल्कुल मुमकिन होता है, क्यों ना हो। तो मैंने कहा हमारे पास एसओपी है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास ट्रेंड मैन पावर है, हम रोज नया सीखने की कोशिश करते हैं, तो देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल फॉर अस। सर, ऐसे कुछ पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज है क्या कि जहां पे आपका सक्सेस रेशियो बहुत ज्यादा रहा है? हमारा सक्सेस रेशियो तो हर जगह अच्छा है, क्योंकि हमने काम शुरू करने से पहले बहुत दिन, कई महीने R&D में बिताए। ओके। कई महीने बिताए, और अच्छा। क्या क्या गलतियां हो सकती है वो सब गलतियां कर चुके हम, और उसका एनवायरनमेंट क्रिएट करके हमने देखे। बहुत सारे लोगों से बात की है, उसमें मार्केट के भी लोग हैं, इंडस्ट्री के लोग हैं, जिस जिस वर्टिकल में हम काम करते हैं उसी वर्टिकल के लोग हैं, उन सब से हमने बात की। जैसे कि ये ऑटोमोबाइल डीलर्स जो होते हैं, आपने देखा होगा, तो हम सभी ऑटोमोबाइल डीलर्स के लिए काम करते हैं, सभी, एवरी ओईएम के लिए। अच्छा। तो उनके यहाँ अगर आप देखेंगे ना तो टिपिकल इश्यू होता है। तो इसमें क्या होता है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, कि ये जो ओनर्स और मैनेजर्स होते हैं ना इनके डीलरशिप्स के, अभी ये एक स्तर हुआ, और दूसरा स्तर है इनके पास जो है वो मैकेनिक्स का। लेकिन ये जो मैकेनिक्स होते हैं वो गाड़ी अच्छी, दे आर वेरी गुड एट इट, लेकिन मैनेजमेंट की जो कुछ टेक्निक्स है ना वो उनको पता नहीं होती, वो उनको पता नहीं होती। तो उनका काम करने का तरीका ऐसे ही होता है, और उसमें कोई डिसिप्लिन नहीं होती, और डिसिप्लिन ना होने की वजह से इतने शॉर्टेजेस होते हैं। तो हम जब ऑटोमोबाइल डीलरशिप का स्टडी कर रहे थे तो हमें ये पता चला कि इनका सबसे ज्यादा रेवेन्यू व्हीकल सर्विसिंग से आता है। बिल्कुल। कोई ऑटोमोबाइल डीलरशिप। यस। और व्हीकल सर्विसिंग में सबसे ज्यादा क्या होता है, तो पार्ट्स एक्सचेंज होते हैं ना, हमारे गाड़ी हम जब सर्विसिंग के लिए देते तो ये बदलना पड़ेगा, वो बदलना पड़ेगा, तो पार्ट्स ये हो जाते हैं। अभी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हमने देखा, जब हम स्टडी कर रहे थे, R&D कर रहे थे, तो स्टोर में समझो एक बॉक्स है, समझो ये बॉक्स है, और इसके अंदर कोई पार्ट है, तो ये है, इसके ऊपर मारुति जेन्युइन एक्सेसरीज ये सब लिखा है। खोला तो उसके अंदर कुछ भी नहीं। अच्छा। पार्ट ही नहीं। ये पॉसिबिलिटी देखी। दूसरी पॉसिबिलिटी हमने देखी कि इसके अंदर पार्ट है लेकिन पुराना वाला है। अच्छा। अभी ये डेलिबरेटली किया है, ये गलती हो गई पता नहीं, लेकिन है, ऐसे हो जाता है। तो इससे इन लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। अभी थोड़ी देर पहले आपने अपॉर्चुनिटी लॉस का सवाल उठाया, तो उसमें क्या होता है, अगर आपकी गाड़ी में कुछ खराबी है, आप चले गए उसके पास, और उसने कहा कि सर आपका ये पार्ट बदलना पड़ेगा, और वो पार्ट उसके इन्वेंटरी में नहीं है, तो आप तो गाड़ी उठा के नहीं ले जा सकते बरोबर। तो लेकिन आप क्या बोलोगे, क्या यार गाड़ी लेके आया आप, ऑथोराइज सर्विस स्टेशन है और आपके पास पार्ट नहीं है, तो थोड़ा सा बहस होगी, ये होगा सब कुछ, और दूसरे दिन मिलेगा, आपको दूसरे दिन मिलेगी गाड़ी, तो आप वो गाड़ी लेके जाएंगे, लेकिन दूसरी बार उसी सर्विस स्टेशन पे आप नहीं जाओगे, बरोबर, क्योंकि आप अनसेटिस्फाइड कस्टमर है। स्टॉक प्रॉपरली मेंटेन करना और क्लाइंट सेटिस्फेक्शन, ये डायरेक्टली कनेक्टेड है एक दूसरे से। एब्सोल्युटली कनेक्टेड है। तो ये हमने देखा, तो हम जब ऑटोमोबाइल डीलर्स के पास जाने लगे तो उन्होंने एकदम बाहें फैलाकर हमारा स्वागत किया कि हमें इसकी जरूरत थी और जरूरत है। ये तो एक मुझे ऐसा लगता है कि ये आप जो आंकड़े बता रहे हैं कि 35% लॉस है, तो मतलब इतना लॉस आप कम कर सकते हैं। तो मैं सोच रही थी कि इनको स्टॉक लेने, एक बड़ी दुकान में का स्टॉक लेने में काफी समय भी लगता होगा, तो शायद एक दिन दुकान बंद भी रखनी होगी। अभी हमारे पास ये
मैंने जो कहा एसओपी जो है उसके हिसाब से हमें पता चलता है कि हर एक दुकान में इतना स्टॉक है, वो इस तरह से रखा हुआ है, तो कितना समय लगेगा, कितने आदमी लगेंगे, तो ये हम बता अच्छा। सकते हैं। हमारे पास अच्छा। हमारे पास कुछ सुपरवाइजर ऐसे हैं कि वो दुकान में एंट्री करते हैं और बताते हैं कि आपके पास 19,500 पीसेस है। अच्छा। ये एकदम हिंदी हिंदी मूवी लग रही है मुझे। बिल्कुल तो नहीं नहीं, ये हिंदी नहीं, ये रजनीकांत स्टाइल हो गया है इनका। और और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये शॉर्टेजेस जो होते हैं ना, तो हर एक दुकान में होते हैं। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ इसके बारे में कि एक एग्जीबिशन में हमने स्टॉल लगाई थी और हम बता रहे थे, तब हमने एक चैलेंज रखा था अच्छा। कि आप अभी आपके दुकान का स्टॉक लिख लीजिए, हम आपके हम्म। दुकान में आके स्टॉक टेक करेंगे। हम्म। 10% हियर एंड देयर निकला, यानी आपने कहा कि 10,000 पीसेस है, अगर हाँ। 9,000 निकला, 11,000 निकला, तो हम उसका पैसा नहीं लेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट कर देंगे। अच्छा। 5 दिन एग्जीबिशन चला, पांच हाँ, दिन हाँ। एग्जीबिशन चला। कुल मिला के 1,350 लोगों ने हमारे स्टॉल को विजिट की, फॉर्म भरे हाँ, हाँ, हाँ। 1,350, लेकिन बाप रे! एक ने भी चैलेंज नहीं उठाया। अच्छा। तो वो खुद ही कॉन्फिडेंट थे कि 10% से ज़्यादा मतलब वेरिएंस लोगों को आएगा। पता है, मतलब लोगों को हाँ। पता है कि हम इतना लॉस उठा रहे हैं। हाँ, तो इतना होता है। 10%, और मैं ये बोलता हूँ सभी लोगों को, आज क्या हुआ है, हर एक बिजनेस की सिचुएशन ऐसी है कि प्रॉफिट मार्जिन इतना नहीं है। बहुत ही छोटे मार्जिन पे लोग काम करते हैं क्योंकि बराबर। कंपटीशन बहुत बढ़ गई है। तो राइट। छोटे मार्जिन में आप काम करते हो और इतना लॉस है, तो इतना, इसका मतलब है आपके पूरे बैलेंस शीट गलत है, आपका हुँ, टैक्स कैलकुलेशन बिल्कुल गलत है, आप घाटे में धंधा कर रहे हैं। हुँ, बिल्कुल। हुँ। तो स्टॉक जरूरी है ना, बिल्कुल बिल्कुल जरूरी है, स्टॉक टैली होना। बिल्कुल। सो ये अभी तक जो हमारी चर्चा हुई है सर, उसमें से ये 2-3 बातें सामने आई हैं कि एक तो ये सब सिस्टम्स होने से या ये ऑडिट होने से जो फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं आपको वो पता चलते हैं बेसिकली क्या क्वांटम तक हो रहे हैं। दूसरा अपॉर्चुनिटी लॉस हमको जो हो रहा है वो नहीं यानी उसको टाल सकते हैं। तीसरा है कि ये स्टॉक प्रॉपर्ली मेंटेन ना करने की वजह से जो कस्टमर डिससैटिस्फैक्शन हो रहा है उसको टाला जा सकता है। और इसके अलावा भी कुछ इसका फायदा होता है क्या कि जैसे आप हम बात कर रहे थे तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए भी शायद आप बोल रहे थे कि इसका कुछ फायदा हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। अभी इंडस्ट्रियल सिनेरियो के बारे में हमने चर्चा नहीं की, तो उसके बारे में मैं भाई आप बता सकता हूँ कि इंडस्ट्रियल बिल्कुल। सिनेरियो में क्या होता है कि प्रोडक्टिविटी बहुत जरूरी चीज है राइट। कि पर पर्सन पर शिफ्ट कितनी प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए। इंडस्ट्री जो होती है, तो इनके पास बहुत सारे कंसल्टेंट आते हैं कि कोई कहता हाँ। है कि मैं प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाऊंगा, कोई कहता है मैं एफिशिएंसी बढ़ाऊंगा, जैसे अपनी बात चल रही है, कोई बताएगा कि मैं प्रोडक्टिविटी बढ़ाऊंगा। अच्छे होते हैं वो सब 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 लोग अच्छे होते हैं। मैं उनको उन सबको प्रणाम करता हूँ। स्टॉक टैली क्या करती है? स्टॉक हम्म। टैली इज द ओनली कंपनी इन इंडिया which हम्म। can increase production days in their calendar. अच्छा। अगर ओ। अभी मतलब आप जितने कहोगे जित कि कैसे पॉसिबल है, साल में तो 365 दिन आते हैं। आप मतलब आप मैं आपको हाँ, रजनीकांत कहते हैं कहने वाली थी, लेकिन आप तो ब्रह्मदेव निकले। हाँ, तो हमारे सिवा वो काम ब्रह्मदेव ही कर सकते हैं। लेकिन आपको लगेगा मैं पागल तो हो गया हूँ, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सुनो, इसके पीछे एक कहानी है। वो कहानी हम्म। ऐसी है कि पुणे में एक बहुत बड़ी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है। हम्म। उस कंपनी का पुणे यूनिट का टर्नओवर 3,500 करोड़ है। अच्छा। यानी कि हर दिन का उनका टर्नओवर 10 करोड़ का प्रोडक्शन है उनका। हम्म? बराबर। अभी इंडस्ट्रियल सिनेरियो में सभी लोग इंटरनल स्टॉक टेकिंग करते हैं, वो कंपलसरी है, राइट। कंपनी लॉ के हिसाब से कंपलसरी है राइट। उनको। तो ये जो कंपनी थी, ये हमसे मिलने से पहले
ईयरली स्टॉक टेकिंग जो करती है ना, उसके लिए 5 दिन अपना प्लांट बंद रखती थी। हाँ 5 दिन, यानी कि राइट 50 करोड़ का प्रोडक्शन नहीं होता था, हाँ 50 करोड़ का प्रोडक्शन नहीं होता था 10 अच्छा करोड़ के हिसाब से। तो उन्होंने हमें बुलाया, तो हमने जाके देखा, सब कुछ देखा, जो कुछ गिनना है वो देखा, सब कुछ देख लिया हमने। हमने कहा ये काम हम 3 दिन में कर देंगे। अच्छा तो वो बोले कि 3 दिन में पॉसिबल कैसे है, हम सालों से करते आ रहे हैं। हमने बोला ठीक है, वो आपका एक्सपीरियंस है, लेकिन हम ये 3 दिन में करेंगे। तो हाँ हमने वो हाँ काम 3 दिन में कर दिया। इसका मतलब है ओ उनको 20 करोड़ रुपए का फायदा हुआ, 20 करोड़ रुपए का फायदा हुआ, और 2 एडिशनल प्रोडक्शन डेज मिले। हाँ जो अदरवाइज बंद रखना पड़ता था उनको। बंद रखना पड़ता है। आज की तारीख में वो काम हम सिर्फ 2 दिन में कर रहे हैं, और उनके ओ कैलेंडर में 3 दिन ऐड किए हमने। अरे वाह ओ मेरा सवाल आपसे ग्रेट है, क्या आपने कहीं देखा है ऐसा? नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो इसलिए मैं जो कह रहा था, तो वो मानेंगे ना आप, कि वी कैन बिल्कुल ऐड बिल्कुल प्रोडक्शन डेज टू देयर जी कैलेंडर। हाँ तो मैंने शुरुआत की, हम घाटा कम करते हैं। अभी मैं आ रहा हूं कि हम मुनाफा बढ़ाते हैं। बरोबर ओके हम्म और इसके पीछे है आपका मतलब कई दिनों का होमवर्क, आपके एसओपीज और टेक्नोलॉजी। बट सर एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो श्रोता है उनके मन में शायद हो सकता है कि क्या ये आपने जैसे बोला कि मिठाई वाले या ग्रोसरी वाले ये आपकी फीस भी अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, नहीं मुझे तो क्योंकि ऐसा लगता है नचिकेत, जितना पैसा बचेगा ना उसमें से तो बिल्कुल एक कोई इनकी फीस तो एक हिस्सा बनेगी, है ना श्रीनिवास? बहुत छोटा हिस्सा होता है। मैंने आपको कई उदाहरण बताए जहां 3,500 पीसेस शर्ट थे, वो घटाकर हमने 15 पीसेस तक लाए। तो कहाँ हमारी फीस और कहाँ 3,500 पीस का। यस सो एक मेरे तरफ से आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि ऐसी कोई केस आपके दिमाग में अभी आ रहा है क्या कि जिसके वजह से वो आइदर वो बिजनेसमैन का या आपकी कंपनी का पूरा स्टोरी ही बदल गया कि जिसकी वजह से कि कुछ फाइंडिंग आउट निकला उसमें से एंड देन वो बिजनेसमैन शायद बहुत लॉस में था तो वो आइडेंटिफाई हो पाया या ऐसे कुछ भी जिससे काफी फर्क पड़ा हो? ऐसे तो बहुत सारे किस्से हैं, लेकिन ये जरा थोड़ा दिल के करीब है किस्सा। हाँ तो हम एक चेन ऑफ शॉप्स है, उसके लिए हम्म पहली बार काम किया उनके साथ। अच्छा तो उनके कुछ 10 स्टोर्स थे, 10 हम्म पुणे में। तो ऐसा ऐसा मार्च का महीना था, और मार्च महीने में ज्यादा काम होता है। वैसे तो साल भर हम्म होता है, लेकिन मार्च महीने में सबसे ज्यादा होता है। तो 31 मार्च को मैं रात को हम्म और घर आया और खाना खा रहा था, तब फोन बजा, हम्म और इन सज्जन का फोन का था, जिनके 10 स्टोर का काम हमने किया था। अच्छा तो उन्होंने पूछा कि श्रीनिवास जी क्या कर रहे हो? मैंने बोला अभी अभी घर आया हूँ, और अब खाने के बारे में सोच रहा हूँ। खाना अभी दीदी ने तो तैयार किया है, तो खाऊंगा। और तो वो कहने लगे कि ऐसा कीजिए, आज हमारे साथ खाना खाने आ जाइए। मैंने अच्छा बोला बुलाने के लिए तो शुक्रिया, लेकिन वजह क्या है भाई, वो तो बताइए। तो उन्होंने वजह जो बताई है ना, तो उससे हम्म वो वजह बताने में मुझे बड़ा गर्व होता है। उन्होंने हम्म कहा कि श्रीनिवास जी, हमारे 10 शॉप से, तो हेड ऑफिस में मैं और मेरा भाई होते हैं, और बाकी 9 शॉप से ना, उसमें हम्म मेरा मौसेरा भाई, चचेरा भाई, मेरा भाई, साला, उसका भाई, हम्म ऐसे ही हमारे बराबर रिश्तेदारी है। तो हम क्या करते हैं, 31 मार्च से वो हिसाब किताब शुरू करते हैं। 50-60 साल पुरानी वो फर्म है, तो हम्म कई सालों से ये चलता आ रहा है। तो जब हम 31 मार्च को शुरू करते हैं ना, तो पूरा टैली होने के लिए 20 अप्रैल 22 अप्रैल तो लगता है हमें। तो हम्म 20-22 दिन रोज चलता है हमारा। सब 10 लोग एक जगह पे बैठते हैं, और तुम्हारा कितना दिया, हमारा कितना लिया, इससे कितना लिया, उससे कितना पास गया, वो सब माथा पच्ची चलती है। बराबर तो आज क्या वही डिसिप्लिन था, तो आज हम सब भाई और वो कुछ जो लोग थे 7 बजे मेरे घर में आ गए। हम्म और मैंने सब लोगों को एक ही सवाल पूछा
कि आपके पास स्टॉक टैली ने काम किया? हाँ किया। तो उन्होंने जो रिजल्ट्स दिए हैं वो आप सभी को मंजूर है? सभी ने कहा बिल्कुल मंजूर है, उसमें कोई गलती नहीं। तो अच्छा। आप वो हम हिसाब पकड़ेंगे और उसमें से करेंगे। 7 बजे शुरू किया, 9:05 में हमारा पूरा हिसाब किताब खत्म हो गया। क्या बात है। क्या बात। तो हम और आज शांति से, बड़ी धूमधाम से, आनंद से खाना खा रहे हैं सब फैमिली मेंबर। तो इसीलिए आपको बुलाना चाहते हैं हम। क्या बात है। वाह। तो तो I ये was वही so हुआ ना happy कि to hear. दिल की तसल्ली, मन की शांति कितनी मिली, इसकी कीमत ही नहीं कर सकते। There is no value to it ना। जब Yes. मनस शांति की बात विदुला कर रही थी, हम्म, तो यही मनस शांति है ना कि 31 बिल्कुल। मार्च को उनका हिसाब किताब पूरा, कोई झगड़ा नहीं, और वाह। उसका कारण स्टॉक टैली बना। इससे बड़ी क्या गारंटी बात है, क्या क्या बात हो बात है, सकती है? क्या बात है। बिल्कुल। ये बताइए ना। वाह, ऐसे बहुत बहुत ही अच्छा। तो ऐसे इतने अच्छे पॉजिटिव नोट पे हम लोग ये एपिसोड यहाँ पे खत्म करना चाहेंगे। श्रीनिवास जी, आप सुनो सेठ जी के इस एपिसोड में शामिल हुए, इसलिए नचिकेत जी की तरफ से और मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारी आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद विदुला जी, धन्यवाद नचिकेत जी, और सभी सुनने वालों को भी मेरा नमस्कार। धन्यवाद। धन्यवाद जी, सेठ जी। श्रीनिवास कुलकर्णी जी और स्टॉक टैली के डिटेल्स, उनके यूट्यूब पेज के लिंक्स इस एपिसोड के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। अगर आप स्पॉटिफाई, गाना, एप्पल पॉडकास्ट इस पे सुन रहे हैं, तो जहाँ पे आपने इस एपिसोड को चलाने के लिए क्लिक किया था, वहाँ पे नीचे सारे डिटेल्स दिए हुए हैं। इसके अलावा सुनो सेठ जी के फेसबुक पेज पे भी आपको ये सारे डिटेल्स मिल सकते हैं। सुनो सेठ जी के फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और वहाँ पे हमें कांटेक्ट कीजिए। ये पॉडकास्ट आपके लिए बी पॉडकास्टर और श्रुत कीर्ति प्रोडक्शन लेके आए हैं। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।